हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू परचम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। माय नेम इज कौस्तुभ, योर इंग्लिश एजुकेटर। ये 15 लेक्चर्स की एक सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है एंड 15 टॉपिक्स हमने शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं। इंग्लिश के ऐसे टॉपिक्स जो आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो या डिफेंस एग्जाम्स हो या फिर पीएससी एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस स्टडी किया था। तो अगर आप में से किसी ने वो सेशन नहीं देखा तो प्लीज वो सेशन देख लीजिए। चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी है या फिर लाइव वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टेंसेस, और टेंसेस को लेके जितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी चीजें आज के हम सेशन में कवर करने वाले हैं। बेसिक से लेके रूल से लेके क्वेश्चंस तक सब कुछ एक क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द ओनली क्लास दैट यू विल रिक्वायर फॉर योर टेंस प्रिपरेशन। 15 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? ये हमारे 15 टॉपिक्स है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो हो चुका है, आज हम टेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। अगली क्लास में कंडीशनल सेंटेंस, फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजंबल, सेंटेंस जंबल जैसे क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव कन्वर्जन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेंसेस की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अपने आप को ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट आर टेंसेस? क्या होते हैं टेंसेस? कैसे समझते हैं टेंसेस को? तो टेंसेस जो होते हैं ना, वो हमें तीन चीजें बताते हैं। पहली चीज जो हमें बताते हैं, दे टेल अस द टाइम ऑफ द एक्शन। किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन हो रही है, जो क्रिया हो रही है, उसका टाइम फ्रेम क्या है, कब हुई ये एक्शन, ये हमें टेंस से पता चलता है। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज सिटिंग ऑन द बेंच व्हेन द फ्रूट फेल ऑन माई लैप। तो वॉज सिटिंग जो है, ये पास्ट का टाइम हमें बताता है। बेंच पे मैं बैठा था, कब? व्हेन द फ्रूट फेल ऑन माई लैप, जब ये फ्रूट जो है मेरे लैप में, मेरे गोद में गिर गया। तो ये भी पास्ट में ही हुआ है, तो ये भी हमें पास्ट का टाइम बताता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, शी विल कॉल यू लेटर, वो तुम्हें बाद में कॉल करेगी। विल कॉल से क्या पता चलता है? बाद में कॉल करेगी। लेटर से भी पता चलता है, लेकिन विल कॉल ये फ्यूचर दर्शाता है, तो ये फ्यूचर टाइम हमें बताता है कि एक्शन कब होगी, भविष्य में होगी, फ्यूचर में होगी। ही वेक्स अप बिफोर डॉन एवरी डे। डॉन का मतलब होता है सुबह का जो टाइम होता है ना, अर्ली मॉर्निंग, सनराइज होते होते, जस्ट सनराइज के टाइम पर, उसको डॉन कहते हैं। तो वो एवरी डे, हर रोज सुबह सूरज राइज होने से पहले उठ जाता है। यहां पर वेक्स अप, ये भी हमारा जो टेंस है, ये जनरली अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस हुआ है। इसका टाइम क्या है? अगर आप बोलेंगे तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है, मतलब ये हर रोज होती है, तो इसको हम प्रेजेंट वाले टाइम में ही कैटेगराइज कर देते हैं। ये हर रोज होता है मतलब प्रेजेंट में भी हो रहा है, आज भी हुआ था, कल भी होगा, परसों भी होगा। तो इसको कैटेगराइज करते समय प्रेजेंट टाइम में किया है ना। तो ये पहला चीज जो हमें पता चलता है कि टाइम ऑफ द एक्शन पता चलती है टेंस। दूसरी चीज जो हमें टेंस से पता चलती है कि वो है कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन। सेंटेंस में जो हमारी एक्शन है, जो क्रिया है, वो कंप्लीट हो चुकी है या अभी भी चल रही है, या पास्ट में कंप्लीट हुई थी या पास्ट में चल रही थी, ये हमें पता चलता है टेंस से। एग्जाम्पल देखिए, दे हैव रीच्ड द वेन्यू, तो यहां पर टेंस है हैव रीच्ड, ठीक है। और इससे हमें पता चलता है कि उनका वेन्यू तक पहुंचना, वेन्यू यानी कि वो जगह जहां पर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, शादी का कोई फंक्शन हो सकता है, किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है ना। एनीवे, तो वो वेन्यू पे पहुंच चुके हैं, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पहुंचने का काम हो चुका है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 PM, 3 बजे से लेके अब तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अभी देखिए, हैव बीन वेटिंग से हमें पता चलता है कि ये जो एक्शन है वेट करने की, ये 3 बजे से शुरू हुई, अभी तक चल रही है और शायद आगे भी चलेगी अगर तुम अभी जल्दी नहीं आए तो। इसका मतलब क्या है कि एक्शन जो है आधी कंप्लीट है और आधी इनकम्प्लीट। 3 बजे से लेके अब तक कंप्लीट हो चुकी है और अब से लेके आगे तक जो है वो इनकम्प्लीट है। तो ऐसे टाइप के भी टाइम रिलेशंस या कंप्लीटनेस इनकम्प्लीटनेस का रिलेशन होता है कि आधा एक्शन कंप्लीट है, आधा नहीं। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
है ना। टेंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है वो देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये भी हमें पता चलता है। वी हैड ईटन द फूड बिफोर दे केम होम, वो लोग घर आने से पहले हम खाना खा चुके थे। पास्ट में भी किसी एक क्रिया के पहले कुछ और हो चुका था, तो ये भी क्या है, कंप्लीट एक्शन है। लेकिन कब हुआ ये कंप्लीट, पास्ट में हुआ, बहुत पहले हुआ, है ना। तो प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ या पास्ट में कंप्लीट हुआ, या पास्ट से लेके अब तक आधा कंप्लीट है, अभी से आगे और आगे कंटिन्यू होगा, किस प्रकार का कंप्लीट एक्शन है या इनकम्प्लीट एक्शन है, ये हमें टेंस से पता चलता है। ये हमें दूसरी चीज पता चलती है टेंस से। पहली चीज क्या थी, टाइम, और दूसरी चीज कंप्लीटनेस, इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन। तीसरी चीज जो हमें पता चलती है टेंस से, वो है स्टेट ऑफ बीइंग और ओनरशिप। नाउ स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि कौन से स्टेट में कोई पर्सन है, किस स्थिति में वो पर्सन है। तो हैप्पी भी हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं, एंग्री हो सकते हैं, किसी इमोशन के साथ जनरली हम एसोसिएट करते हैं। जैसे देखिए, राधा इज वेरी हैप्पी, इज जो है ये टेंस है यहां पर, लेकिन वो स्टेट बता रहा है। राधा की स्टेट कैसी है, हैप्पी स्टेट में है। सुमित वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, सुमित कैसा है, टायर्ड है, थका हुआ है ना। टायर्ड ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये वर्ब नहीं है, ये टेंस नहीं है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। मिस्टर पटेल हैज अ हाउस, नाउ ये वाला जो हैज है ये ओनरशिप दर्शाता है कि कोई चीज आप ओन करते हो, कोई चीज आप पोजेस करते हो, आप उसके मालिक होते हो, है ना। सो हैज से या हैव से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो मिस्टर पटेल ओन्स अ हाउस या ही पोजेसेस अ हाउस, ओनरशिप दिखा रहे हैं, ये घर किसका है, मिस्टर पटेल का है। तो ये तीसरी चीज हमें टेंस से पता चलती है, स्टेट ऑफ बीइंग, कोई पर्सन या कोई वस्तु किस स्टेट में है, या फिर कोई पर्सन किसी और वस्तु को ओन कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे तीन चीजें हमें टेंसेस से पता चलती है। ये तो हो गया टेंस का बेसिक डेफिनेशन। नाउ टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये तो देखेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत बार स्कूल में हमें जब टेंस सिखाया जाता था, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में जनरली हम टेंसेस पढ़ते हैं, तो एक गलती बहुत बार हम ये करते हैं कि हम टेंस और टाइम को ना इक्वेट कर देते हैं या हमेशा इक्वल मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कभी कभी टेंस इज इक्वल टू टाइम एंड समटाइम्स टेंस इज नॉट इक्वल टू टाइम। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि टेंस और टाइम के बीच में थोड़ा सा ऐसे यस नो वाला, हॉट एंड कोल्ड वाला रिलेशनशिप होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। देखिए, जनरली फ्यूचर में होने वाली एक्शन के लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ऐसा सेंटेंस देखा होगा कि आई विल गो टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, आई विल गो टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जाऊंगा, है ना। नाउ इसमें टेंस देखिए, विल गो है। विल गो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम कैटेगराइज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको। और ये एक्शन कब होने वाली है, अगले हफ्ते होने वाली, मतलब इसका टाइम क्या है, फ्यूचर टाइम है। एक्शन का टाइम क्या है, फ्यूचर टाइम। नेक्स्ट वीक से पता चलता है कि अगले हफ्ते होने वाली। तो देखिए, ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर टेंस भी फ्यूचर है और टाइम भी फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर टाइम है, मतलब टेंस और टाइम दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए, जो हमने स्कूल में सीखा। लेकिन इसी सेंटेंस को ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। विल गो के जगह आई एम गोइंग टू बोल दिया, ग्रामेटिकली सही होता है, ये गलत नहीं होता। दूसरा तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। तो देखिए, आई एम गोइंग ये जो स्ट्रक्चर है वर्ब का, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। लेकिन ये एक्शन कब होने वाली है, अगले हफ्ते होने वाली है, यानी कि इस पूरे सेंटेंस का टाइम क्या है, फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर में होने वाली क्रिया है ये। तो देखिए, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस किया जा रहा है प्रेजेंट टेंस के साथ। तो यहां पर टेंस और टाइम दोनों इक्वल नहीं हुए, टेंस तो प्रेजेंट है और टाइम फ्यूचर है।
बात समझ में आ रही है? तो कभी कभी ये सेम होते हैं, कभी कभी ये अलग भी होते हैं। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि टेंस कौन सा है और टाइम क्या दर्शा रहा है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस बात को आप जितने क्लियरली समझ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा अंडरस्टैंड करने में। नहीं तो फिर ये दिमाग में ऐसे रिजिड थॉट्स लेके हम अटक जाते हैं, प्रेजेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट, पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, फ्यूचर इज इक्वल टू फ्यूचर। और फिर अगर कोई नया स्ट्रक्चर सामने आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये कहां से आया, है ना। एक और एग्जांपल देखिए, द स्कूल रीओपन्स ऑन 15th जून। कोई भी क्रिया जो शेड्यूल के हिसाब से है, भले ही वो फ्यूचर में होगी, फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। देखिए रीओपन्स, V5 है, वर्ब की 5th फॉर्म है, तो टेंस के हिसाब से कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन एक्शन कब होने वाली है, 15 जून को, शायद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। समर वेकेशन जब शुरू होता है तो ऐसे बोर्ड लगाते हैं स्कूल के बाहर, है ना। तो इसका टाइम क्या है, अभी भी फ्यूचर टाइम है। फ्यूचर में होने वाली क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस की गई। एक स्टेप अगर और आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इट इज टाइम वी स्टडीड फॉर आवर एग्जाम्स। इसमें दो वर्ब्स हैं, इट इज टाइम में इज पहला वर्ब है, वी स्टडीड फॉर आवर एग्जाम, स्टडीड दूसरा वर्ब। पहले वाले सेंटेंस में टाइम और टेंस दोनों सेम हो गए, टाइम भी प्रेजेंट है और टेंस भी प्रेजेंट आ गया। इज क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन दूसरे वाले में देखिए, वी स्टडीड फॉर आवर एग्जाम्स, स्टडीड लिख दिया है, शुड स्टडी, विल स्टडी, आर गोइंग टू स्टडी, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ स्टडीड। नाउ स्टडीड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये होती है पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। अभी ये जो क्रिया है पढ़ने की, एग्जाम के लिए स्टडी करने की, ये हो चुकी है क्या, नहीं, पास्ट में हुई नहीं है, प्रेजेंट में भी नहीं हो रही है, आगे होगी, फ्यूचर में होगी। इट इज टाइम, वक्त आ गया है कि हम एग्जाम की पढ़ाई करें, करनी चाहिए। तो अभी 1 दिन बाद में भी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्शन कब होने वाली है, फ्यूचर टाइम में होने वाली है एक्शन, पढ़ाई करने की। लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे किया है, पास्ट टेंस में एक्सप्रेस किया। पास्ट टेंस फ्यूचर दर्शा सकता है, पास्ट टेंस फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस कर सकता है ना। तो ये 3 एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनसे हमें पता चलता है कि टेंस और टाइम दो अलग अलग एंटिटीज होते हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों को हमेशा साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। कुछ केसेस में दोनों एक साथ आ जाते हैं, कुछ केसेस में एक साथ नहीं आते, है ना। तो ये चीज अगर दिमाग में आपने फिट कर ली तो आपका टेंस का अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। टेंस इज इक्वल टू टाइम समटाइम्स, है ना, ये वाला एग्जांपल। एंड टेंस इज नॉट इक्वल टू टाइम, ये भी होता है कुछ बार, समटाइम्स, कुछ एग्जांपल्स में, रेयर एग्जांपल्स में। और इसका एग्जांपल ये 3 एग्जांपल्स, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गई है सारी चीजें। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। टेंस के ऊपर सवाल आते हैं एरर स्पॉटिंग में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाते हैं, ग्रामर बेस्ड फिलर्स में आ जाते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये जनरली 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस के ऊपर, और दूसरा होता है रूल्स ऑफ द टेंस के। या तो टेंस का स्ट्रक्चर गलत लिखा है या टेंस के रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो दोनों के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। पहले स्ट्रक्चर देखेंगे कि टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे टेंस के, जिनके ऊपर एग्जाम में सवाल आते हैं। शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेंस क्या होते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि टेंस जो होते हैं ना, इनके स्ट्रक्चर, इनके जो स्ट्रक्चर है ये भी आगे डिवाइड हो जाते हैं 2 कैटेगरीज में। एक होता है एक्टिव स्ट्रक्चर और दूसरा होता है पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं ये हमारे सबसे कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर भी होते हैं, लेकिन पैसिव वाले कितने होते हैं, टोटल 8 टेंसेस होते हैं, एक्टिव में 12 होते हैं, है ना। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे 4 प्रेजेंट वाले हो जाते हैं।
फिर पास्ट के 4 होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के 4, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे 4 4 4 मिलके 12 हो जाते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन पैसिव में 8 ही होते हैं, क्योंकि जो चौथा वाला टेंस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। और फ्यूचर में भी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। ऐसे टोटल 4 टेंसेस गायब हो जाते हैं पैसिव वॉइस में से, इसीलिए पैसिव में सिर्फ 8 होते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे, सिर्फ एक्टिव वाले। पैसिव वाले स्ट्रक्चर्स के ऊपर आज की क्लास में हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अननेसेसरीली वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, थोड़ी सी खिचड़ी बन जाएगी, है ना। पैसिव स्ट्रक्चर जब हम आगे पढ़ेंगे तब ये डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक्टिव स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी स्ट्रक्चर्स के फॉर्मूला यहां पर मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो सेंटेंस होता है इंग्लिश में, ये इस स्ट्रक्चर में बनता है, S प्लस V प्लस O, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। 99% 99% सेंटेंसेस इसी पैटर्न में बनते हैं, ठीक है। नाउ ये जो चार्ट है ना, ये आपके दिमाग में बाय हार्ट होना चाहिए, रट के याद होना चाहिए। पहले 4 जो हैं येलो कलर में लिखे हुए, ये प्रेजेंट टेंस वाले 4 हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद V1 या फिर V5, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। कभी कभी डू और डज प्लस V1 ये वाला स्ट्रक्चर भी आ जाता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही कैटेगरी। एग्जांपल देखिए, शी राइट्स अ लेटर या फिर शी डज राइट अ लेटर, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी लग जाता है। शी इज राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, ऐसे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। शी हैज रिटन अ लेटर, वी हैव रिटन अ लेटर, है ना। हैव और हैज में से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव और हैज तो आते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ये बीन लग जाता है बीच में, और बीन के बाद आईएनजी वाला वर्ब यानी कि V4 फॉर्म लग जाता है। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, है ना। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस ऐसे बनते हैं। सेंटेंस में वर्ब का स्ट्रक्चर देख के टेंस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली पास्ट वाले ये 4 देखे ब्लू कलर में लिखे हुए, सिंपल पास्ट में V1 के जगह V2 आ जाता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर डिड प्लस V1 का स्ट्रक्चर भी सिंपल पास्ट टेंस ही होता है। शी रोट अ लेटर या शी डिड राइट अ लेटर, डिड राइट भी अगर आ गया तो भी वो सिंपल पास्ट टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस में ये V4 का V4 ही रहता है, लेकिन एमिजार के जगह वॉज वेयर आ जाता है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर या वी वेयर राइटिंग अ लेटर, है ना। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट में देखिए, यहां पर V3 है, यहां पर भी V3 रह जाता है, लेकिन ये हैव और हैज के जगह हैड आ जाता है यहां पर, है ना। हैड प्लस V3, शी हैड रिटन अ लेटर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम चीज, यहां पर V4 है, यहां पर भी V4, बीन और बीन, बस ये हैव हैज के जगह हैड आ गया। प्रेजेंट वाले ऑक्सिलरी वर्ब के जगह पास्ट वाले ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, तो शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। फ्यूचर वाले ये ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, फ्यूचर में विल लग जाता है। विल ये एक मोडाल ऑक्सिलरी है, मोडाल कहते हैं हम इसको, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, है ना, उनमें से एक है। और विल जो है वो फ्यूचर एक्शन दर्शाता है, फ्यूचर टेंस दर्शाता है। विल के बाद सीधा V1 लग गया तो सिंपल फ्यूचर टेंस। एग्जांपल, शी विल राइट अ लेटर, लेकिन विल बी के बाद आईएनजी लग गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। विल हैव प्लस V3 आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट, शी विल हैव रिटन अ लेटर। एंड विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, विल और बीन के बीच विल और हैव के बाद बीन आ गया, बीन के बाद V4 आ गया, तो ये फ्यूचर में परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी कि आधा कंप्लीट और आधा इनकम्प्लीट। शी विल हैव रिटन अ लेटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्ट है ना, इसे देखने पर तो बहुत ही बोरिंग सा चार्ट लगता है, हमें लगता है कि यार ये तो पढ़ चुके हैं हम क्लास में, स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, ये तो हम सबको पता है। लेकिन ये फॉर्मूला, ये चार्ट दिमाग में एकदम परफेक्टली फिट करना है, बाय हार्ट करना है।
अगर आपको किसी ने भी कभी भी पूछा कि बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये स्ट्रक्चर आपको लिखते आना चाहिए और उसके हिसाब से सेंटेंस बनाते आना चाहिए, या एटलीस्ट आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन सा क्या है। ये आइडेंटिफिकेशन का खेल जो है ना, यही आपको मार्क्स देने वाला है एग्जाम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे एक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितने भी है ये सारे के सारे क्या है, एक्टिव स्ट्रक्चर्स, इसमें से एक भी पैसिव नहीं है। ऑल ऑफ देम आर एक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो अभी ये स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड हैं, तो एरर कैसे आते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कि हैज के बाद V3 के जगह V2 लगा दिया, तो गलत है ना, हैज के बाद V3 आना चाहिए, V2 नहीं आ सकता, लेकिन बाय चांस V2 लगा दिया तो वहां पर आपको एरर मिलता है, स्पॉट द एरर में। कभी कभी विल के बाद V1 के जगह विल के बाद सीधा V3 या V4 लगा दिया, तो वो भी स्ट्रक्चर गलत लिखा है। यहां पर भी डू और डज या डिड के बाद V1 है ना, तो सेंटेंस में डिड के बाद फिर से V2 लगा देते हैं, डिड ईट के जगह डिड एट कर देते हैं, है ना। ऐसे टाइप के एरर आते हैं, बहुत कॉमनली आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, टीयर 1 टीयर 2 में भी आते हैं। और ऐसे टाइप के जो एरर्स हैं स्ट्रक्चर वाले, ये बहुत ही इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं, क्योंकि सुन के भी अजीब लगते हैं, इंट्यूशन से सॉल्व हो जाते हैं, सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आता है कि ये गलत है। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होती है अगले टाइप के रूल्स में, रूल बेस्ड एरर्स, अगले टाइप के एरर, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम रूल्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स टेंसेस को लेके, जिनके ऊपर सवाल आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऐसे रूल्स जो आपको पता होने चाहिए, यू शुड नो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे रूल देखते हैं। पहला रूल है रूल नंबर 1, इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ रेफरेंस वाला रूल। याद रखिए, टाइम ऑफ रेफरेंस ऑलवेज टेक्स सिंपल पास्ट टेंस। टाइम ऑफ रेफरेंस जब आता है सेंटेंस में, वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस लेता है अपने साथ। एग्जांपल देखिए, द जीडीपी ऑफ द कंट्री वेंट वेंट डाउन होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ, वेंट डाउन लास्ट वीक। ठीक है, तो ये जो लास्ट वीक है ना, ये है हमारा टाइम ऑफ रेफरेंस, TOR यानी कि टाइम ऑफ रेफरेंस। एग्जैक्टली कब हुई कोई एक्शन पास्ट में, पिछले हफ्ते हुई, और ये लास्ट वीक के वजह से हमारा जो वर्ब है, हमारा जो टेंस है, वो V2 फॉर्म में आएगा, वेंट, है ना, सिंपल पास्ट टेंस। अभी यहां पर वेंट के जगह हैज गॉन डाउन लिखा होता तो गलत हो जाता, एरर बन जाता वहां पर, और ऐसे ही एरर पूछते हैं एग्जाम में। ये भी देखिए, आई सॉ दिस फिल्म व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो यहां पर सॉ जो है ये वर्ब है सेकंड फॉर्म में, सिंपल पास्ट टेंस में। मैंने ये फिल्म देखी, कब देखी, जब मैं कॉलेज में था या जब मैं कॉलेज में थी। ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाता है आपके लिए टाइम ऑफ रेफरेंस। तो कभी कभी ऐसे एडवर्ब आ जाते हैं, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, 3 days अगो, इन 2017, इन 2019, लास्ट मंथ, पिछले महीने, पिछले हफ्ते, पिछले साल, लास्ट ईयर, ऐसा कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का टाइम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, यस्टरडे हो सकता है ना। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, पास्ट वाले हैं। टुमारो नहीं आ सकता यहां पर, 6 months फ्रॉम नाउ नहीं आ सकता, आज से 6 महीने बाद नहीं आ सकता, है ना। तो इन सबको हम कहते हैं, ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल्स है ना, इन सबको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ रेफरेंस। तो इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर अगर आ गया, तो आपको पता है क्या आना चाहिए, टेंस, सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो सेंटेंस सही है, अगर नहीं है तो सेंटेंस गलत है, वहां पर एरर है। ठीक है, ये भी टाइम ऑफ रेफरेंस ही है, पूरा का पूरा एक्शन कि कब देखी मैंने ये फिल्म, जब मैं कॉलेज में था तब, तो जब मैं कॉलेज में था, ये भी तो टाइम ऑफ रेफरेंस ही ना है, तो ये भी ऐसे काम करता है। समझ में आई बात? आई होप फर्स्ट रूल इज क्लियर। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है अगेन। इसको हम कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट वाला रूल। पास्ट ऑफ द पास्ट वाले रूल में 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला है कि मल्टीपल पास्ट एक्शंस चाहिए आपको, 2 या 2 से ज्यादा पास्ट एक्शंस चाहिए, और दूसरा है इंडिपेंडेंट एक्शंस चाहिए। इंडिपेंडेंट एक्शंस का मतलब क्या होता है कि एक एक्शन पहले खत्म हुआ,
फिर थोड़ा समय गया बीच में और उसके बाद दूसरे एक्शन। तो हमें पता कैसे चलता है इंडिपेंडेंट एक्शंस है? बिफोर एंड आफ्टर जैसे कंजंक्शन से पता चलता है। बिफोर एंड आफ्टर जैसे कंजंक्शन होने चाहिए सेंटेंस में, दो टेंसेस के बीच में, तब हम इस रूल का एप्लीकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन हैड स्लेप्ट बिफोर वी रीच्ड होम। तो बिफोर आ गया, पहला वर्ब है हैड स्लेप्ट, दूसरा वर्ब है रीच्ड, है ना? तो रूल हमारा ये कहता है कि इन दोनों क्रियाओं में जो सबसे पहले हुआ होगा फर्स्ट एक्शन, इन दोनों क्रियाओं में मल्टीपल, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट एक्शन होती है ना, जो फर्स्ट एक्शन होती है सेंटेंस में आने वाली पहली नहीं, जो पहले हो चुकी थी, टाइम में पहले जो हो चुकी थी, उस फर्स्ट एक्शन को हमेशा हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो रिमेनिंग एक्शंस हैं, बचे हुए जो एक्शंस हैं, वो हमेशा V2 में यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। ये इसका रूल है। तो एवरीवन हैड स्लेप्ट बिफोर वी रीच्ड, हमारे घर पहुंचने से पहले सब लोग सो चुके थे। तो सब लोगों का सोना वो पहले हुआ है, ये फर्स्ट एक्शन है, इसीलिए हैड प्लस V3। और बाद में हम घर पहुंचे यानी कि बाद वाली एक्शन है, इसलिए V2 बिफोर के साथ आ। अभी बिफोर के जगह आफ्टर भी आ सकता है ना? आई वोक अप आफ्टर माई पेरेंट्स हैड वोकन अप, मेरे पेरेंट्स के उठने के बाद मैं उठ गया था, है ना? तो पहले क्या हुआ, पहले पेरेंट्स वेकअप हो गए, ये पहली एक्शन है, फर्स्ट एक्शन। और फर्स्ट एक्शन होने के वजह से हैड प्लस V3 में आ जाती है, तो हैड वोकन अप यहां पर आ गया, देखिए चलेगा। और बाद में मैं उठा, तो ये सेकेंड एक्शन है, और सेकेंड एक्शन V2 में आनी चाहिए, और सिर्फ वोकअप जो है वो भी V2 फॉर्म में आ गया, यानी कि सेंटेंस करेक्ट है। कभी कभी ये जो हैड प्लस V3 है, ये ऐसे दो बार हैड के फॉर्म में भी आ जाता है। शी हैड हैड अ फाइट विथ हर फ्रेंड बिफोर शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द हाउस, यहां पर भी बिफोर आ गया, स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द हाउस एंड हैड हैड अ फाइट। ये जो हैड है, ये एक्चुअली हैड प्लस V3 है, दो बार हैड आता है तो चल जाता कि वो घर से स्टॉर्म आउट होने से पहले, स्टॉर्म आउट होना मतलब गुस्से में घर से निकल जाना, गुस्से में घर से निकल जाने से पहले अपने दोस्त के साथ उसकी लड़ाई हो चुकी थी, है ना? शी हैड हैड अ फाइट। तो हैड दो बार स्ट्रक्चर आ जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? तो हमें क्या चाहिए, मल्टीपल एक्शंस चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर जैसे कंजंक्शंस चाहिए, तब हम रूल नंबर 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले सारे रूल्स स्टडी कर लेंगे, है ना? जितने भी रूल्स हैं सारे रूल्स स्टडी कर लेंगे। उन रूल्स को याद रखने के लिए हिंट्स याद रखेंगे। जैसे रूल नंबर 2 के लिए हिंट क्या है, बिफोर आफ्टर अगर मल्टीपल पास्ट एक्शंस के साथ आते हैं तो रूल नंबर 2 अप्लाई करना है, ये हिंट है। रूल नंबर 3 है हमारा बाय द टाइम वाला रूल। नाउ देखिए, बहुत बार सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत में बाय द टाइम आ जाता है, यहां पर भी है, यहां पर भी, लेकिन बाय द टाइम के बाद आने वाला जो वर्ब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द टाइम वी रीच द वेन्यू, रीच है V1 फॉर्म में यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो कॉमा के बाद देखिए द प्रोग्राम विल हैव एंडेड, जब तक हम वेन्यू पे पहुंचेंगे तो प्रोग्राम खत्म हो चुका होगा, है ना? कॉमा के बाद आने वाला जो टेंस है वो विल प्लस हैव प्लस V3 यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी हो, विल प्लस हैव प्लस V3, राइट? लेकिन बाय द टाइम वी रीच्ड द वेन्यू, जब तक हम वेन्यू पे पहुंचे तब तक प्रोग्राम खत्म हो चुका था, द प्रोग्राम हैड एंडेड। यही सेम सिचुएशन पास्ट में हुई है, तो यहां पर अगर सिंपल पास्ट टेंस आ जाता है तो आगे आने वाला टेंस देखिए हैड एंडेड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाता है ना? तो जब भी आपको आपके सेंटेंस में बाय द टाइम ये फ्रेज दिखाई देती है, तो इन दोनों में से किसी एक रूल के हिसाब से सेंटेंस बनना चाहिए। बाय द टाइम के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया तो कॉमा के बाद वाले क्लॉज में विल प्लस हैव प्लस V3 यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, और बाय द टाइम के बाद अगर V2 आ गया यानी कि सिंपल पास्ट टेंस आ गया तो कॉमा के बाद वाले क्लॉज में हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर हमारा बनना चाहिए।
कभी कभी क्या करते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये जो कॉमा के बाद वाला पार्ट है ना, द प्रोग्राम हैड एंडेड, इसको कॉमा के बाद ना लिख के सेंटेंस की शुरुआत में लगा देते हैं, बाय द टाइम के पहले लगा देते हैं, है ना। द प्रोग्राम हैड एंडेड बाय द टाइम वी रीच्ड द वेन्यू, ऐसा सेंटेंस बनाते हैं। है तो वही, उधर से इधर शिफ्ट कर दिया तो आप इधर से उधर शिफ्ट कर दो उसको। सेंटेंस की शुरुआत में बाय द टाइम लेके आओ, फिर आपका एनालिसिस आसानी से हो जाता है, इवैल्यूएशन आसानी से हो जाता है। इन दोनों में से किसी एक तरीके का सेंटेंस बनना चाहिए। क्लियर। रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 4 जो है ये व्हेन और एज सुन एज वाला रूल है। अभी देखिए, बिफोर और आफ्टर जो कंजंक्शंस हमने देखे थे रूल नंबर 2 में, वो क्या काम करते हैं, इंडिपेंडेंट एक्शंस शो करने का काम करते हैं, कि पहले कुछ हो गया था, फिर थोड़ा समय गया बीच में, और उसके बाद कुछ हो गया, है ना। दोनों एक्शंस में अलग अलग टाइम है। लेकिन व्हेन और एज सुन एज ये कंजंक्शन जो है, ये क्या दर्शाते हैं, ये क्या दिखाते हैं हमें, कि दोनों एक्शंस एट अ टाइम चल रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, या फिर जस्ट वन आफ्टर द अदर हो, कि पहला एक्शन खत्म हुआ और उसके खत्म होते ही तुरंत दूसरा एक्शन शुरू हुआ। ये पता चलता है ना व्हेन से या एज सुन एज से। तो जब भी हमारे सेंटेंस में एज सुन एज या फिर व्हेन जैसे वर्ड्स आ जाते हैं कहीं बीच में, तो उनके आगे पीछे आने वाले टेंसेस को ऑब्जर्व कीजिए। पहला रूल क्या कहता है कि व्हेन या एज सुन एज के पहले अगर प्रेजेंट टेंस है, जैसे वेकअप है प्रेजेंट टेंस, तो व्हेन और एज सुन एज के बाद भी प्रेजेंट टेंस ही आता है। दूसरा रूल क्या कहता है, देखिए कि व्हेन के पहले अगर पास्ट टेंस है, यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वॉज प्लस आईएनजी, तो व्हेन के बाद भी पास्ट टेंस आता है, यहां पर सिंपल पास्ट टेंस आ गया, शी सॉ द किटन, शी वॉज वॉकिंग डाउन द रोड व्हेन शी सॉ द किटन, है ना। एंड तीसरा रूल क्या कहता है, देखिए कि व्हेन के या एज सुन एज के पहले अगर विल गिव यानी कि फ्यूचर टेंस है, विल प्लस V1 यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो व्हेन के बाद फिर से प्रेजेंट टेंस ही रिपीट होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस रिपीट। बात आई समझ में, ये 3 एग्जाम्पल से पता चलता है। आई वेक अप एज सुन एज आई हियर द साउंड ऑफ द बर्ड्स, जैसे ही मैं पंछियों की आवाज सुनता हूं मैं जाग जाता हूं। शी वॉज वॉकिंग डाउन द रोड व्हेन शी सॉ द किटन, ही विल गिव यू अ ट्रीट व्हेन ही पासेस द एग्जाम। व्हेन ही विल पास नहीं, फिर से विल नहीं रिपीट करते, यहां पर विल आ जाता है, यहां पर विल नहीं आता, यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको फॉलो करने हैं, है ना। सेंटेंस की मदद से, ये जो एग्जांपल्स यहां पर मैंने लिखे हैं, इन एग्जांपल्स की मदद से आपको स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है, कि अगर व्हेन और एज सुन एज आ गया सेंटेंस में कहीं बीच में, तो बाद वाला वर्ब देखो, पहले वाला वर्ब देखो, बाद वाला टेंस देखिए, पहले वाला टेंस देखिए, और इन तीनों में से किसी एक पैटर्न में सेंटेंस बनना चाहिए। ए पैटर्न, बी पैटर्न या फिर सी पैटर्न, प्रेजेंट वाला पैटर्न, पास्ट वाला पैटर्न या फिर फ्यूचर वाला पैटर्न। इन तीनों में से किसी एक पैटर्न से सेंटेंस बनना चाहिए। अगर इस पैटर्न में सेंटेंस बना है तो करेक्ट है, अगर नहीं बना है तो गलत है, फिर वहां एरर मिल जाएगा। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। इसका एग्जाम्पल हमने क्लास की शुरुआत में भी देखा। इट इज टाइम एंड इट इज हाई टाइम, ये दो याद रखिए। रूल क्या है कि अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम जैसे क्लॉजेस के साथ होती है, तो इसके बाद आने वाला जो क्लॉज है ना, वो हमेशा पास्ट टेंस में ही आता है। तो देखिए, इट इज टाइम दैट वी शोड सम रिस्पेक्ट टू द क्लीनिंग स्टाफ, तो दैट के बाद नया क्लॉज जो शुरू होता है उसमें हमेशा पास्ट टेंस आता है बाय डिफॉल्ट। भले ही ये एक्शन अभी तक हुई नहीं है, ये होनी चाहिए आगे फ्यूचर में, लेकिन इसको पास्ट टेंस में ही एक्सप्रेस करते हैं। क्यों पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं? क्योंकि ये इतना अर्जेंट था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। तो ये अर्जेंसी एक्सप्रेस करने के लिए इसको पास्ट टेंस में ही यूज किया जाता है। इट इज टाइम के साथ भी यही होता है। इट इज टाइम शी मेड अ करियर चॉइस, शी मेक्स अ करियर चॉइस नहीं, शी मेड अ करियर चॉइस। इट इज टाइम शी मेड अ करियर चॉइस, क्योंकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, पता नहीं वो क्या करे, इतना टाइम वेस्ट कर, है ना। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, कभी कभी इट इज अबाउट टाइम ये फ्रेज भी आ जाती है, सिमिलर टाइप का फ्रेज है, तो उसके साथ भी यही रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल क्या है कि अगर ये फ्रेज दिखाई देती है सेंटेंस की शुरुआत में, तो इसके बाद में पास्ट टेंस आएगा, V2 फॉर्म आएगा, डायरेक्ट V2 यानी कि डायरेक्ट सिंपल पास्ट टेंस। अगर यहां पर V2 नहीं है किसी सेंटेंस में, तो एरर मिलेगा, स्पॉट द एरर के क्वेश्चन।
सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी अगर आ गया तो V2 वाला ही ऑप्शन आप चूज करेंगे। क्लियर? चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो है हमारा, अच्छा रूल नंबर 7, ये 6 हो गया, गलती से वो रिपीट हो गया। ये रूल नंबर 6 है, इट इज कॉल्ड रूल ऑफ सिंस एंड फॉर। नाउ सिंस एंड फॉर तो वैसे तो प्रीपोजिशंस होते हैं दोनों। सिंस 2017, सिंस कहां पर लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट के साथ। सिंस कहां पर लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, है ना? पास्ट के किसी पॉइंट से लेके, उस पॉइंट से लेके अब तक, सिंस 2017, 2017 से लेके अब तक। सिंस 1947, 1947 से लेके अब तक, है ना? सिंस लास्ट मंडे, पिछले मंडे से लेके अब तक। सिंस 4 o'clock, 4 बजे से लेके अब तक। तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट हो सकता है, तब से लेके अब तक, है ना? सिंस 2017। और फॉर जो है वो कहां लगाते हैं? फॉर लगाते हैं ड्यूरेशन के साथ, कालावधि या फिर पीरियड ऑफ टाइम के साथ, है ना? तो देखिए फॉर के साथ 20 ईयर्स लग जाता है, फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से, पिछले 5 दिनों से, फॉर 5 डेज, पिछले 4 घंटों से, फॉर 4 आवर्स, है ना? तो 5 डेज, 4 आवर्स, 20 ईयर्स, ये सब क्या है? ड्यूरेशन है, कालावधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके साथ फॉर लगता है। ठीक है? नाउ जब भी हमारे सेंटेंस में सिंस और फॉर आ जाते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के साथ, तो इनके साथ आने वाला जो टेंस है ना, ये टेंस किसी ना किसी प्रकार का परफेक्ट टेंस होना चाहिए। फॉर या फिर सिंस के साथ आने वाला जो टेंस है, ये टेंस क्या होना चाहिए? सम काइंड ऑफ परफेक्ट टेंस, सम काइंड ऑफ परफेक्ट टेंस, किसी ना किसी प्रकार का परफेक्ट टेंस चाहिए। तो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, रमेश हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2017, या प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, आई हैव नोन हिम फॉर 20 ईयर्स, उसको मैं 20 साल से जानता हूं, तो जानने का काम हो चुका है ना? जनरली प्रेजेंट वाले आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट वाले आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट इस केस में आ सकते हैं, तभी आते हैं अगर इसमें कोई और एक्स्ट्रा वर्ब ऐड किया हो, अगर कोई दूसरी क्रिया भी है जो पास्ट में हो चुकी है। फॉर 20 ईयर्स के बाद कुछ और भी मेंशन किया है पास्ट टेंस में, तब आप पास्ट परफेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो रेयर केसेस होते हैं। जनरली प्रेजेंट के साथ ही हम जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? तो हिंट क्या है आपके लिए, कीवर्ड क्या है? इस सिंस और फॉर दिखना चाहिए, दोनों में से कोई एक अगर दिखाई देता है तो परफेक्ट टेंस में आपका आंसर होना चाहिए। ये हमारा रूल नंबर 6। फिर आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7 जो है वो है रूल ऑफ कॉग्निटिव वर्ब्स। कॉग्निटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसी क्रियाएं जो करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो नेचुरली हो जाती है। इसको वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन भी कहते हैं, कॉग्निटिव वर्ब्स कहते हैं, कभी कभी स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं, जैसे लव, हेट, स्मेल, सी, फील, है ना, थिंक, राइट, टेस्ट वगैरह वगैरह, इनको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन। तो वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन जनरली हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस करते हैं। वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन जनरली एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, द केक टेस्ट्स स्वीट, द केक इज टेस्टिंग स्वीट, ऐसे सेंटेंस नहीं बनता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाते, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई फील एक्साइटेड वेन एवर आई लिसन टू रॉक म्यूजिक, आई फील एक्साइटेड, फील भी क्या है? इसी कैटेगरी का वर्ब है यहां पर, फील। आई एम फीलिंग एक्साइटेड वेन एवर आई लिसन टू रॉक म्यूजिक नहीं चलता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं चलता, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आप इनको एक्सप्रेस करते हैं। तो इनमें से कोई भी वर्ब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया तो वो एक एरर बनता है, वहां पर एक गलती होती है, रॉन्ग तरीके से उसको यूज किया गया है, और फिर उस हिसाब से एरर मार्क आप कर सकते हैं। ठीक है?
अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 8, ये है रूल ऑफ नो सूनर देन हार्डली व्हेन। ये टेंस और एडवर्ब के कॉम्बिनेशन का एरर है। नो सूनर डिड ही लीव द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही उसने अपने घर से बाहर कदम रखा, जैसे ही वो अपना घर छोड़ के चला, घर से निकला, तब क्या हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। या फिर हार्डली हैड आई फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट व्हेन माय मैनेजर हैंडेड मी अनदर वन। मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट खत्म ही किया था, तब मेरे मैनेजर ने दूसरा प्रोजेक्ट मुझे दे दिया। तो देखिए, नो सूनर के साथ जब सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो इसके साथ ना दो टेंसेस अलाउड होते हैं। एक तो होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, सिंपल पास्ट टेंस का इन्वर्जन फॉर्म, पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, पास्ट परफेक्ट टेंस का इन्वर्जन। दोनों में से कोई एक चलता है। फिर आगे जाके यहां पर देन लग जाता है और देन के बाद V2 आता है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। ये सेम चीज हार्डली के साथ भी होती है। हार्डली या फिर रेयरली या फिर स्केर्सली या फिर बेयरली, है ना, इनके साथ भी सेम चीज होती है। यहां पर भी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 लगता है, सिंपल पास्ट टेंस का इन्वर्जन, या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, पास्ट परफेक्ट टेंस का इन्वर्जन, और फिर आगे देन के जगह व्हेन लग जाता है और व्हेन के बाद V2 आ जाता है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों अपने इंडिपेंडेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखिए। और सेंटेंस की शुरुआत में अगर नो सूनर कहीं दिखाई देता है या हार्डली कहीं दिखाई देता है, तो इमीडिएटली टेंस चेक कर लीजिए। इन दोनों में से किसी एक पैटर्न में आपका सेंटेंस जो है वो बन जाना चाहिए। तो देखिए, नो सूनर के बाद आ गया डिड ही लीव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फिर आगे देन आ गया, देन भी चलेगा, और देन के बाद V2 आ गया, स्टार्टेड रेनिंग, स्टार्टेड भी V2 में। रेनिंग तो जेरेंड है, रेनिंग मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है ना। दूसरा एग्जांपल भी देखिए, हार्डली के साथ सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो हैड आई फिनिश्ड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, फिर आगे व्हेन आना चाहिए, व्हेन भी आ गया, और व्हेन के बाद V2 आना चाहिए, V2 भी आ गया, हैंडेड ओवर अनदर प्रोजेक्ट। तो इन दोनों के हिसाब से हमारे ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक गलत निकला, यहां पर हैंडेड के जगह कुछ और लिखा है या डिड प्लस V1 के जगह कुछ और लिखा है, तो वहां एक एरर मिल सकता है, हमें एक पोटेंशियल एरर मिलता है, गलती मिल जाती है, और वहां पर आपके आंसर्स करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आखिरी रूल देखते हैं, रूल नंबर 9 है हमारा, रूल ऑफ सिंस एज अ कंजंक्शन। थोड़ी देर पहले जो सिंस देखा था हमने, सिंस 2017 वाला, सिंस 2020 वाला, वो प्रीपोजिशन होता है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक नाउन आ जाता है ना। ये वाला देखिए, सिंस के बाद एक ही नाउन है 2017, सिंस के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं है। तो ये जो सिंस है या ये जो फॉर है, ये प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं। ये फॉर भी क्या काम करता है, प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। लेकिन सिंस ये जो वर्ड है, ये मल्टी टैलेंटेड वर्ड है, कभी कभी प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, कभी कभी कंजंक्शन की तरह भी काम। कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने वाला। यहां पर देखिए, आई हैव ज्वाइंड दिस चैनल, मैंने ये चैनल ज्वाइन किया है, सिंस आई लव द कंटेंट, क्योंकि मुझे कंटेंट पसंद है। तो ये वाला सिंस क्या कर रहा है, बिकॉज के जैसे काम कर रहा है, कॉज एंड इफेक्ट दर्शा रहा है। मैंने ये चैनल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे इसका कंटेंट पसंद है ना। ये सेंटेंस नंबर 1 है, आई हैव ज्वाइंड दिस चैनल। ये सेंटेंस नंबर 2 है, आई लव द कंटेंट। दो सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजंक्शन। लेकिन यहां पर भी देखिए, आई हैव इंप्रूव्ड अ लॉट सिंस आई ज्वाइंड दिस प्लेटफॉर्म। अभी देखिए, मैंने काफी इंप्रूव किया है क्योंकि मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, ऐसा नहीं है जब से मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। जब से, ये वाला जो सिंस है ना, ये जब से की तरह काम करता है, एडिशन देने का काम करता है, टाइम देने का काम करता है। कब से मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है, जब से मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, है ना। तो जब ये एडिशन की तरह काम करता है, एक्स्ट्रा जानकारी देने का काम करता है ना सिंस, तो देखिए बाद में पास्ट टेंस आता है V2 और पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है हैव प्लस V2। लेकिन यही सिंस जब बिकॉज की तरह काम करता है, तो बाद में प्रेजेंट टेंस आ सकता है और
यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है हैव प्लस V3, है ना। तो दोनों जगह पर हैव प्लस V3 है सिंस के पहले, लेकिन सिंस के बाद वाला जो वर्ब है वो या तो प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन सिंस का इस्तेमाल कैसे किया गया है। बिकॉज की तरह किया गया है या जब से की तरह किया गया है, टाइम वाले कॉन्टेक्स्ट में किया है। अगर टाइम वाले कॉन्टेक्स्ट में है तो प्रेजेंट टेंस आएगा, सॉरी पास्ट टेंस आएगा, और अगर बिकॉज वाले कॉन्टेक्स्ट में है तो प्रेजेंट टेंस आ सकता है ना। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है, एक माइनर सा डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस का फायदा उठाते हैं एग्जामिनर्स, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के सवाल देते हैं। यहां पर ये ऐसा सेंटेंस लिखते हैं और सिंस के बाद ज्वाइंड के जगह एम ज्वाइनिंग, इज ज्वाइनिंग ऐसा कुछ लिख देते हैं, कोई दूसरा टेंस लिख देते हैं। तो हमें पता है, हमें क्या है, हमने रूल्स पढ़े हैं, हमने ये सारे के सारे रूल्स पढ़े हैं, और इन रूल्स से हमें पता चलता है कि जब ऐसे कोई कीवर्ड हमें सेंटेंस में दिखाई देता है तो इमीडिएटली रूल को सोचिए, रूल के बारे में सोचिए, याद कीजिए, और फिर यहां पर कौन सा आएगा, यहां पर कौन सा आएगा, ये याद रखना। ठीक है, इतने सारे रूल्स याद रखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, रिवीजन चाहिए होती है। एक बार में पढ़ोगे तो शायद एक दिन में भूल जाओगे, 2 दिन 3 दिन बाद फिर से एक बार रिवीजन करनी, एक हफ्ते बाद फिर से सारे रूल्स को रिवाइज करना है, फिर 1 महीने बाद फिर से इन सारे रूल्स को रिवाइज करना है। तो ऐसे 5-6 बार जब आप सारे रूल्स की रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, कौन सा वर्ड दिखेगा तो कौन सा रूल के बारे में सोचना है, फिर इस रूल में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उस रूल में क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसे सभी प्रकार के रूल्स की बार बार जब आप रिवीजन करते हैं तब चीजें आपके दिमाग में फिट बैठती है, और फिर आप टेंसेस को लेके सवाल बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई थियरी। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला सवाल, स्पॉट द एरर, कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके सब लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। बाय द टाइम नेक्स्ट मंथ अराइव्स ही कंप्लीट्स हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग सक्सेसफुली। तो हमें कीवर्ड मिल गया बाय द टाइम, और हमें पता है कि बाय द टाइम के बाद में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है V1 या फिर V5, तो कॉमा के बाद आने वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें विल प्लस हैव प्लस V3 यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आना चाहिए। बाय द टाइम वाले रूल में ये सीखा था हमने, है ना। तो देखिए बाय द टाइम के बाद वाला क्या है, अराइव्स है, अराइव्स यानी कि V5 चलेगा, V5 बिल्कुल चलेगा, तो ये करेक्ट है। लेकिन कॉमा के बाद फिर क्या आना चाहिए, ही कंप्लीट्स नहीं, क्या आना चाहिए, ही विल हैव कंप्लीटेड, विल प्लस हैव प्लस V3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ए और बी वाले पार्ट में एरर है, बी आंसर आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात, कितना सिंपल हो जाता है ये रूल, पढ़ने से हार्डली 5 सेकंड में आंसर आ जाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए रूल ही नहीं पता आपको, तो ये सेंटेंस में एरर ढूंढने में टाइम लगेगा। शायद आंसर फाइंड आउट कर दोगे बी, लेकिन फिर उतना टाइम चला जाएगा ना, 30-40 सेकेंड्स लग जाएंगे। नेक्स्ट, नो सूनर डिड ही लीव द ऑफिस देन हिज डॉटर हैड कॉल्ड हिम। तो यहां पर भी हमें देखिए कीवर्ड मिलता है नो सूनर। नो सूनर के बाद क्या आता है हमारे पास, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, दोनों में से कोई एक आएगा। तो हमारे पास डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ये है, तो ये चलेगा। फिर आगे दैन आना चाहिए, दैन भी आ गया, मतलब ये भी चलेगा। और दैन के बाद में V2 आना चाहिए, सिर्फ V2। तो हिज डॉटर हैड कॉल्ड हिम, ये नहीं चल सकता, हैड कॉल्ड नहीं चलेगा, सिर्फ कॉल्ड चाहिए, ओनली कॉल्ड V2 फॉर्म में। मतलब हमारा एरर कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में एरर है, सी आंसर आपका यहां पर करेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, the number of deaths due to heat stroke have increased significantly in the year 2020, in the year 2022। 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, है ना, 2022 की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाता है हमारे लिए, टाइम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। और टाइम ऑफ रेफरेंस के साथ कौन सा टेंस यूज करते हैं,
रूल नंबर 1 में ही सीखा है, सिंपल पास्ट टेंस यूज करो। हैव इंक्रीज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नहीं चलेगा। प्लस द नंबर ऑफ समथिंग आ गया ना, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के क्लास में याद कीजिए, हमने ये पढ़ा था पिछले क्लास में कि अगर नंबर ऑफ समथिंग के साथ द आता है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर नेचर का होना चाहिए, क्योंकि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। आगे हैव लिखा है जो कि गलत हो जाएगा। हैज सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब तो है, लेकिन टाइम ऑफ रेफरेंस की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं चलेगा। हैड इंक्रीज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस कब लगाते हैं, मल्टीपल पास्ट एक्शंस होने चाहिए, बिफोर आफ्टर होना चाहिए या बाय द टाइम होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही एक्शन है पूरे सेंटेंस में, तो मल्टीपल एक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही है, तो इसको हटा दो। बचा क्या अपने पास, सिर्फ इंक्रीज्ड V2 फॉर्म में, तो यही सही लग रहा है, और ये तो हमने पहले ही हटा दिया था, यानी कि नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया। सो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जितने लोगों ने सी आंसर दे दिया करेक्ट जवाब है। वेरी गुड। नेक्स्ट, the archaeologists have discovered the fossils of this species a long time back। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस स्पीशीज की जो फॉसिल्स हैं वो डिस्कवर किए कब, लॉन्ग टाइम बैक, बहुत समय पहले ये हुआ है। तो ये क्या है, टाइम ऑफ रेफरेंस है। कौन सी एक्शन के लिए, डिस्कवरी की एक्शन। कब डिस्कवर किया, बहुत समय पहले डिस्कवर किया, है ना। कब डिस्कवर किया, बहुत समय पहले डिस्कवर किया। तो टाइम ऑफ रेफरेंस हमें क्या कहता है कि V2 चाहिए। ओरिजिनल सेंटेंस में हैव और V3 आ गया, नहीं चलेगा, हैव नहीं चलेगा, सिर्फ डिस्कवर्ड चल सकता है V2 फॉर्म में, ओनली डिस्कवर्ड। हैव के बाद V3 आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, हमें पास्ट टेंस चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस चाहिए। तो यहां पर ए पार्ट में ही गड़बड़ हमें मिल जाती है, गलत टेंस लिखा हुआ है ए पार्ट में, ए आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन। The lawyers did not accepted any fees from the people from underprivileged backgrounds। तो देखिए स्ट्रक्चर का एरर मिल गया यहां। हमें पता है कि डिड के बाद में हमेशा V1 लगता है, तो भले ही डिड के बाद नॉट लिखा हो, नॉट के बाद भी तो V1 ही आएगा ना। तो यहां पर डिड नॉट के बाद V1 चाहिए, एक्सेप्टेड नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट, ओनली एक्सेप्ट, V1 फॉर्म। तो फिर से ए पार्ट में एरर है, ए आंसर आपका करेक्ट। ऐसे वाले क्वेश्चंस बड़े इजीली बन जाते हैं, स्ट्रक्चर ही गलत लिखा हुआ होता है और सुन के भी अजीब लगता है। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। fill in the blanks। The captain of the ship dash for 17 hours straight। कीवर्ड यहां पर क्या मिलता है, for 17 hours। देखिए आ गया for के साथ पीरियड ऑफ टाइम, और हमें पता है कि for के साथ जब पीरियड ऑफ टाइम आता है तो परफेक्ट टेंस आना चाहिए, है ना, परफेक्ट टेंस आना चाहिए। तो ऑप्शंस में देखिए कौन कौन से हैं, इज सेलिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं चल सकता। वॉज सेलिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये भी नहीं चल सकता। हैड बीन सेलिंग एंड हैज बीन सेलिंग, ये दोनों क्या है, परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आने के लिए दो क्रियाएं चाहिए यहां पर, इसके अलावा और भी कुछ लिखा होना चाहिए था, दूसरा कोई वर्ब होना चाहिए था, लेकिन कुछ वर्ब नहीं लिखा है, एक ही वर्ब है ना ये फिल इन द ब्लैंक वाला। तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ भी नहीं जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ। So has been sailing, the captain of the ship has been sailing for 17 hours straight। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल देखते हैं, 7th क्वेश्चन। as soon as the team won the world cup the party has started in the dressing room। as soon as the team won the world cup, जैसे ही टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो as soon as ये हमारा कीवर्ड है, when और as soon as वाला फंडा अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है देखिए वन है ना, वन यानी कि V2 पास्ट टेंस। तो हमने देखा है रूल नंबर 2 में कि अगर when या फिर as soon as के बाद में, when या फिर as soon as के बाद में अगर V2 यानी कि सिंपल पास्ट टेंस आता है
तो इसके पहले आने वाला जो टेंस होगा, इसके पहले आने वाला जो टेंस होगा, ये भी पास्ट टेंस में ही होगा ना कोई। अभी व्हेन और एज सुन एज सेंटेंस की शुरुआत में आ गया, तो आप क्या करेंगे, ये जो कॉमा के बाद वाला पार्ट है, द पार्टी हैज स्टार्टेड इन द ड्रेसिंग रूम, इसको यहां से उठा के इधर लगा देंगे सेंटेंस की शुरुआत में। और शुरुआत वाला वर्ब क्या चाहिए हमें, V2 चाहिए। द पार्टी हैज स्टार्टेड नहीं, सिर्फ स्टार्टेड, द पार्टी स्टार्टेड इन द ड्रेसिंग। जैसे ही इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, पार्टी स्टार्ट हो गई, है ना। सो ये बी पार्ट में हमें एरर मिलता है, बी आंसर आपका करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टेंसेस को लेके, स्ट्रक्चर के ऊपर आ सकते हैं, रूल्स के ऊपर आ सकते हैं, है ना। लेकिन एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, तो चाहे स्ट्रक्चर से सवाल आने दीजिए या रूल्स से सवाल आने दीजिए, आप बड़े ही आसानी से टेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ टेंसेस को ही लेके एक और नया चैप्टर होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस, और यही हमारा अगला टॉपिक होने वाला है अगले वीडियो में। कंडीशनल सेंटेंस को पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, कैसे दिखते हैं, उनके एक्सेप्शनल केसेस क्या क्या होते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। parchamclasses.in यहाँ पर आपको विजिट करना है। इस सेशन की PDF आपको यहीं पर मिल जाएगी, हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज और ई बुक्स, जितने भी अलग अलग एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के आपको टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही परचम क्लासेस के वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए। आई होप आपको आज का ये पूरा सेशन समझ में आ गया, अच्छा लगा। टेंसेस के आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो सॉल्व हो गए। एंड सेशन अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन। अगले क्लास में मुलाकात होगी अगले वेंसडे को, कंडीशनल सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।